तो लास्ट टाइम हमने इवोल्यूशन मैट्रिक्स एंड एवरीथिंग किया था, आपने रिकॉर्डिंग से किया हो? समझ आया? कुछ भी नहीं समझ आया? क्या डाउट्स आ रहे हैं बताओ? इवोल्यूशन मैट्रिक्स में ओके, 5 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी नहीं समझ आई, क्या डाउट है? 5 मैट्रिसेस होते हैं ना हमारे पास। पांचों नहीं समझ आई? एक तो हमने एक्यूरेसी करी थी, वो तो पता ही है आपको ऑलरेडी, है ना। एक हमने F1 स्कोर किया था। याद आ रहा है? पता है F1 को कैसे देखते हैं? क्या हो गया? हो सकता है लास्ट वीकेंड किया था हमने, आप आए नहीं थे तो क्या पता आपने लिखा ना हो भी। कोई इशू नहीं है, मैं एक बार क्विकली ओवरव्यू देता हूँ पांचों मैट्रिक्स का। कोड आप रिकॉर्डिंग में से देख ही लेना। राइट, ठीक है ना। ओके, सो एक बार फटाफट ओवरव्यू लेते हैं जो हमारी पांचों मैट्रिक्स थी उनका। ठीक है, फिर वी विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक। ठीक है, तो हमने जो 5 मैट्रिसेस की बात करी थी, दोज वर एक्यूरेसी, F1 स्कोर, ठीक है, ROC, AUC एंड क्रॉस वैलिडेशन। राइट, एक्यूरेसी, F1 स्कोर, ROC, AUC एंड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, सबकी एक एक बार काफी शॉर्ट में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी सिंपल परसेंटेज, जैसे आपके एग्जाम्स को मार्किंग की जाती है कि भाई 10 क्वेश्चन दे, 10 में से आपने 6 के आंसर सही दिए तो 6/10, दैट इज आपने 60% स्कोर किया है। राइट, एक्यूरेसी वही है कि भाई जो मेरा मॉडल है उसका मैं एक टेस्ट ले रहा हूँ, उसको मैं सम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस देता हूँ, वो जितने सही बताता है उतना उसका स्कोर बन जाता है। ठीक है, दिस इज एक्यूरेसी। ठीक है, बट एक्यूरेसी के साथ प्रॉब्लम क्या है? एक्यूरेसी के साथ प्रॉब्लम आप में से कोई बताना चाहेगा? आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम कि हम, आपने तो पढ़ा ही नहीं था, बाकियों से पूछता हूँ कि एक्यूरेसी जो मैट्रिक्स है उसका प्रॉब्लम क्या है, हमें क्यों बाकी मैट्रिसेस की जरूरत पड़ती है। याद नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं, आप भी दोबारा पढ़ लो। ठीक है, बट ना देखो, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एक्यूरेसी का। ठीक है, मैं 2 पार्ट में क्लासिफाई कर रहा हूँ अपने डेटा को। ठीक है, आंसर कैन बी 0 और 1। ठीक है, तो 0 एंड 1। ठीक है, अब ना लेट्स से 0 90% ऑफ द टाइम था। ठीक है, मतलब जितने भी मैंने उसको टेस्टिंग के लिए दिए क्वेश्चंस, उसका 90% का आंसर 0 था। 10 क्वेश्चन दिए, उसमें से 9 का आंसर 0 था, एक का आंसर 1 था, तो 10%। इतना समझ आया? इतना समझ आया? दीज आर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, ठीक है, अब इसके अंदर लेट से मेरा मॉडल जो है ना वो ओवरफिट कर रहा है। ओवरफिट का मतलब क्या होता है कि भाई एक ही पर्टिकुलर कैटेगरी को ज्यादा प्रेफर कर रहा है वो आंसर करना। ठीक है, मेरा मॉडल लेट से सबका आंसर 0 मार्क कर रहा है। जो मेरा ML का मॉडल है वो लेट से सभी को 0 में क्लासिफाई कर रहा है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो गया? P1 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि हम एक P2 की भी बात करेंगे, ठीक है, इसको P1 लिख लेते हैं। तो उसने 100% को 0 मार्क किया, 0% को 1 मार्क किया। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? अभी समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर केस में अगर मैं एक्यूरेसी मेजर करूं तो कितनी आएगी? 100 की क्यों आएगी? 90% एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि उसके 10% गलत हुए, 90% ठीक हुए। राइट, मान लो जो मेरा क्वेश्चन पेपर था, सिंपल भाई एग्जाम्पल लेते हैं। जो मेरा क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 9 का आंसर था 0, एक का आंसर था 1। मेरे मॉडल ने क्या किया?
10 के 10 का आंसर 0 मार्क कर दिया, तो एक उसका गलत हो गया, जिसका बनाना था वो वाला गलत हो गया, बाकी 9 ठीक हो गए, तो उसकी एक्यूरेसी, उसका जो स्कोर हुआ 90% हो गया, राइट। तो 90% एक्यूरेसी आ गई इस वाले केस में, जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि मेरा मॉडल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आपको लॉजिक पता है 90% क्यों भाई, ठीक है। बट अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ कि मेरे मॉडल की एक्यूरेसी 90% है, किसी बच्चे ने 90% स्कोर किया है, तो यही लगेगा ना कि दैट इज अ प्रीटी गुड स्टूडेंट, राइट। तो इसी वजह से मेरे को लगेगा यहाँ पे मेरा मॉडल बहुत ज्यादा अच्छा है। बट मान लो डेटा में आया स्विच, अब डेटा क्या हो गया, मेरा डेटा रिवर्स हो गया, 10% करेक्ट है जीरो के, मतलब अब एक जीरो है, बाकी सारे मेरे वन है। डेटा स्विच हो सकता है, रियल वर्ल्ड में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो अब मॉडल तो फिर से वही चीज रिपीट करेगा, मॉडल क्या करेगा P2 में 100% इसको दे देगा, इसको 0% ही रखेगा, क्योंकि मॉडल को तो वही आता है। पॉइंट, इस बार एक्यूरेसी कितनी हो गई, 10%, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक्यूरेसी पे ना आप बहुत ज्यादा विश्वास कर नहीं सकते हो, बहुत ज्यादा रिलायबल एक मैट्रिक्स नहीं है एक्यूरेसी, ठीक है। क्योंकि भाई कभी तो 90% दे रहा है, कभी 10% दे रहा है, पॉइंट। तो जो एक्यूरेसी है वो डेटा ड्रिवन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को जो नाम दिया जाता है वो बोला जाता है कि ना एक्यूरेसी बायसनेस नहीं बता पाती। बायसनेस का मतलब क्या होता है, जब मेरा मॉडल किसी एक कैटेगरी को प्रेफर करने लग जाए, ठीक है। तो जो मेरी एक्यूरेसी होती है वो बायसनेस नहीं बता पाती, ठीक है। क्लियर है, बात समझ आई, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम ना मेजर करते हैं F1 स्कोर। हमारे पास इस चीज को फिक्स करने के लिए आता है F1 स्कोर, ठीक है। F1 स्कोर में क्या होता है, दोनों का ही ना हम F1 स्कोर के हिसाब से भी देखते हैं, इसको मैं ए बोल देता हूं, दिस इज बिकॉज एक्यूरेसी, ठीक है। F1 स्कोर देखते हैं। अब F1 स्कोर ना क्या करता है, वो मेरे 0 और 1 या फिर मतलब जितनी भी कैटेगरीज है उन सबकी एक्यूरेसी अलग 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 मेजर करता है, ठीक है। तो पहले वाले में अगर मैं देखूं तो 90% था, ठीक है, उसने 100% इसको बताया, तो जीरो की एक्यूरेसी कितनी हो गई, 90, ठीक है। 0.9 लिख लेते हैं उसे, तो लेट्स से जीरो के लिए 0.9 का स्कोर आ गया F1, ठीक है। बट F1 दोनों के लिए निकालेगा, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 0.1 की हो जाएगा, जीरो होगा ना, क्योंकि उसने एक ही सही आंसर दिया, तो इसके लिए हो गया जीरो। डिफरेंस कितना हुआ इनका, क्या 0.1 थोड़ा ना, जीरो हुआ ना डिफरेंस, तो ओ सॉरी 0.9 हुआ ना डिफरेंस, 0.9 में से आप जीरो माइनस करोगे तो 0.9 ही तो आएगा, उल्टा कर लो, जीरो में से 0.9 माइनस कर लो, माइनस जीरो पॉइंट वो आ जाएगा, 0.1 माइनस में, है ना, गेटिंग पॉइंट। सो द पॉइंट इज कि भाई मेरे पास ना डिफरेंस बड़ा आएगा हमेशा, नेगेटिव कर लो पॉजिटिव कर लो जैसे भी कर लो, डिफरेंस काफी बड़ा आ रहा है, ठीक है। जब मेरे पास ये वाला जो डिफरेंस है ये काफी बड़ा आता है, तो हमें साफ साफ पता लग जाता है कि भाई मेरा मॉडल बायस्ड है, ठीक है। गेटिंग अ पॉइंट, एक्यूरेसी तो 90% दे रहा है क्योंकि बहुत अच्छा है, ठीक है। बट F1 स्कोर उसका 0.9 आया, क्योंकि 10% में वन था, उसने एक भी आंसर सही नहीं दिया, तो आंसर स्कोर तो जीरो ही हो गया उसका। बेसिकली F1 क्या करता है, मैंने जो एग्जांपल दिया था उसी के ऊपर चलते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, 10 क्वेश्चन है, 9 का आंसर जीरो है, एक का आंसर वन है, ठीक है। एक्यूरेसी क्या कर रहा है, सबका टोटल करके निकाल रहा है कि भाई 10 में से नंबर दे रहा है वो, ठीक है। जो मेरा मॉडल है, जो सॉरी F1, हाँ ठीक है, सो माय बैड, ये वन आएगा, ये प्रॉपर वन आएगा, प्रॉपर वन आएगा, हाँ हाँ। तो जो मेरा F1 स्कोर है वो क्या कर रहा है कि भाई जिनका आंसर जीरो है उन क्वेश्चन को अलग ट्रीट कर रहा है, जिनका आंसर वन है उन क्वेश्चन को अलग ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो अब जो 9 क्वेश्चन है जिनका आंसर जीरो है, मेरे मॉडल ने सबका सही बताया है, तो सिर्फ वहां पे 100% एक्यूरेसी मिल गई, राइट। बट वन वाला जो एक क्वेश्चन था उसी का गलत बताया उसने, तो 0%, राइट। बात समझ आ रही है ना। तो इसके बीच का जो डिफरेंस हो गया वो वन हो गया, यहाँ पे 0.9 ही वन हो गया,
है ना। सो जितना ज्यादा मेरा जो F1 स्कोर है उनका डिफरेंस 1 के पास पहुंचता है, उतना ज्यादा मेरे को पता चलता है कि मॉडल बायस्ड है। जितना ज्यादा मेरा जो F1 स्कोर है वो 0 के पास रहता है, उतना मेरा मॉडल कम बायस्ड होता है। गेटिंग योर पॉइंट? बात समझ आई? ठीक है। अगर मेरा मॉडल इन अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो प्रॉपर अच्छे से आंसर देता, जिसको 0 बताना है उसको 0 बताना है, जिसको 1 बताना है उसको 1 बताना है, ठीक है, तो क्या होता, दोनों में 1 बना जाता। दोनों में बनाता कि नहीं आता? बात समझ लो मेरी। तो दोनों में 1 बना जाता, हम माइनस करते, आंसर क्या था, 0। तो मतलब मेरा मॉडल बिल्कुल भी बायस नहीं है। जितना ज्यादा 0 के पास है उतना ज्यादा मेरा, सॉरी, परफेक्ट है। हाँ, करेक्ट 0 तो आपको देखो रियल लाइफ में कभी मिलेगा ही नहीं, राइट। थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा ही, किसी ना किसी कम गलत बताएगा, किसी के ज्यादा गलत बताएगा। सो परफेक्ट 0 मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है। पर जो हम एक गुड रेंज मानते हैं ना, दैट इज 0 से लेके 0.2 के बीच में अगर आ रहा है तो दैट इज अ गुड रेंज। ठीक है, मतलब जो डिफरेंस है वो 0 से मतलब 20% तक बायसनेस चल जाती है। तो 20% तक बायसनेस तो डेटा के थ्रू ही आ जाती है, या फिर 20% तक बायसनेस तो क्या पता जो मेरा एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियो है उसी में एग्जिस्ट करती हो, तो 20% तक इट वर्क्स। बट मोर देन दैट वी से कि भाई मॉडल हमारा बायस है। ठीक है, हाँ 20% तक ठीक रहता है। मतलब देखो टेक्निकली तो ये 20% का मैं नंबर बता रहा हूँ, ये ना कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है। ठीक है, जो एक्यूरेसी है जो F1, सॉरी, डेवलपर के हिसाब से हो सकता है वही, कि भाई जो भी उस मॉडल को डेवलप कर रहा है उसको कितना सही लग रहा है। ठीक है, अगर भाई कई सारे ऐसे ऐसे मॉडल्स हो सकते हैं जिसके अंदर 0.1 भी नहीं चलेगा, 0.0 में रहना चाहिए। करेंगे पॉइंट, कई सारे ऐसे मॉडल होते हैं जिसमें 0.3 0.4 भी चल जाता है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो लेट्स से मेरे पास कोई एक मॉडल है जो कि ना मेरे को एक पेशेंट का ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है, मेरे को एक पेशेंट का ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है। ठीक है, तो उसके अंदर तो बायसेंस बिल्कुल भी नहीं चलेगी, इस सिनेरियो में तो बायसेंस बिल्कुल भी नहीं चलेगी भाई। बहुत ज्यादा मतलब 0.01 भी नहीं चाहिए हमें, हो सके तो हम बिल्कुल 0 पे ले आए, बट 0.01 0.02 तो आ ही जाती है, तो इतना चलो मैनेजेबल होता है ना। बट अगर उसमें 20% की दिक्कत आ रही है, मतलब आप समझ लो कि 100 लोगों में से 20 लोग मार दे रहे हो आप, तो दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट। राइट, बट मान लो अगर मेरा कोई मॉडल है जो कि ना कस्टमर सेगमेंटेशन कर रहा है, कस्टमर सेगमेंटेशन मतलब मेरे पास पूरे मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं सबकी लिस्ट है, और उनको ना अलग अलग कैटेगरीज में बांट रहा है कि भाई ये हाई पेइंग कस्टमर है, ये रिपीटिंग हाई रिपीट कस्टमर है। ठीक है, उसमें बांट रहा है, उसमें अगर एक दो कस्टमर इधर उधर हुए तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, उसमें 5-6 कस्टमर भी इधर उधर हो जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग पॉइंट? हाँ वही तो, बस मार्केटिंग ही तो करनी है मेरे को उसके बेसिस पे। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि भाई आपका उस मॉडल से गोल क्या है, गोल के बेसिस पे आप बायसनेस कितनी अलाउ करोगे कितनी अलाउ नहीं करोगे वो डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे जनरल यूज केस के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ऑन एन एवरेज 0.2 तक हम मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी फिर नहीं माना जाता। ठीक है, एवन स्क्वायर किलो हो गया, कोई डाउट? ओके, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास जो ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम थी, वैसे ही अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम भी आती है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम भी आती है। तो इन प्रॉब्लम्स को देखने के लिए हम आरओसी एंड एयूसी का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। आरओसी एयूसी ना कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है हमेशा, कभी भी आरओसी और एयूसी अलग अलग यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो आरओसी और एयूसी है क्या? आरओसी एक बेसिकली प्लॉटिंग है। ठीक है, कुछ इस तरीके की प्लॉटिंग दिखती है हमें। ठीक है, कुछ इस तरीके की प्लॉटिंग होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है आपका। ठीक है, तो दिस इज एन आरओसी ग्राफ। इसको देखने का तरीका क्या है? इसको देखने का तरीका है कि जो ये बेंड है ये जितने ज्यादा इस कॉर्नर के पास होगा, गेटिंग पॉइंट, कि जो ये बेंड आएगा, हमेशा हर एक ग्राफ में बेंड आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जो ये वाला डिस्टेंस हो गया, ठीक है, वी प्रेफर ये सबसे कम होना चाहिए। ठीक है,
ये डिस्टेंस सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज एन आरओसी ग्राफ। अगर मैं एयूसी की बात करूं तो एयूसी इज एरिया अंडर दिस कर्व, ठीक है। जो एक कर्व बन रहा है इसके और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एरिया हम कवर कर पा रहे हैं, दैट इज एयूसी। तो जो ये वाला एरिया है ना, दिस इज, सॉरी, ऐसे ही है, मतलब मैं एक्स एक्सिस के थ्रू ही तो देखूंगा, नीचे वाले को ही तो देखा मैंने, ये वाला एरिया बोल रहा हूँ, ये वाला एरिया। अच्छा, आपको लगा मैंने इसको एलिमिनेट किया है? एलिमिनेट नहीं किया, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जो ये वाला एरिया होता है, जो मेरे ग्राफ का एक्स एक्सिस का एरिया निकल रहा है, दैट इज एयूसी, ठीक है। अब जब ये बेंड अगर मैं बोल रहा हूँ कम होना चाहिए, तो एरिया ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा ये बेंड कम होगा एरिया उतना बढ़ता चला जाएगा, है ना। जो ये वाला एरिया है इसमें से कवर करता रहेगा बेंड कम करने के लिए। करेंगे पॉइंट, करेंगे पॉइंट। तो दिस इज एयूसी, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास लास्ट मैट्रिक्स बचती है, दैट इज क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन में मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा टेस्टिंग का डेटा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, सारे टेस्टिंग के डेटा को मॉडल से एक बार में प्रिडिक्ट करवा लेते हैं, राइट, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ना टेस्टिंग के डेटा पे उसको ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, 8 पार्ट, 10 पार्ट, 11 पार्ट, 12 पार्ट, जितने मर्जी पार्ट्स, मैं जितने मर्जी पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। बात समझ आ रही है? ठीक है। मान लो मैंने उसे 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, टेस्टिंग डेटा को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मैं इन 8 पार्ट पे, ठीक है, 8 नहीं लेते, लेट से समझाने के लिए आपको ना 3 ही लेते हैं, ठीक है, कि 8 ड्रॉ करना काफी, सॉरी, हाँ हाँ, श्योर श्योर, क्योंकि 8 पार्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, 3 लिए मैंने, ठीक है। वैसे तो 5 से 8 एक गुड नंबर रहता है इसको डिवाइड करने का, बट अभी के लिए मैंने 3 लिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 3 पार्ट में मेरे टेस्टिंग के डेटा को डिवाइड कर देगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसको मान लो लेट से ए, बी एंड सी ले लिया, ठीक है। तो हमने 3 पार्ट में अपने टेस्टिंग के डेटा को डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, मैं एक बार अपने मॉडल को ए पे ट्रेन करूंगा, फिर बी और सी पे टेस्ट करूंगा, फिर एक बार बी पे ट्रेन करूंगा, ए और सी पे टेस्ट करूंगा, एक बार सी पे ट्रेन करूंगा और ए और डी पे टेस्ट करूंगा। करेंगे पॉइंट? एक बार इस पे, सॉरी, हाँ, ए पे ट्रेन किया, बी और सी पे टेस्ट किया, ठीक है, बी पे ट्रेन किया, ए और सी पे टेस्ट किया। इन रुका, हे हाय श्रेया, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर नेटवर्क इशू है यहाँ पर थोड़ा। या अभी बताइए। हेलो, या हाय, गुड मॉर्निंग सर। आप इस वाले में उस पे कैसे? यस सर। आई एम आस्किंग आप इस वाले बैच में कैसे हैं? सर ने ज्वाइन करने को बोला ये वाला बैच? मुझे लगा सर लिंक भेजा है तो मैं। नहीं नहीं, सर ने ना आपको गलती से डिफरेंट बैच में डाल दिया था। इसमें एक्चुअली हम ना अभी मशीन लर्निंग कवर कर रहे हैं। यस सर। हाँ, तो आपको मशीन लर्निंग पढ़नी है? यस सर। ओके, श्योर श्योर, देन आप डेफिनेटली आ सकते हो इस बैच में, नो इश्यूज। तो सर शुड आई लीव दिस बैच? नहीं नहीं, आई एम आस्किंग, सिंपल सा है कि अगर आपको मशीन लर्निंग करनी है, हम थोड़ा बीच में है, आप बैठ सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम जस्ट लाइक आस्किंग फॉर यू कि भाई आपको समझ ही ना आए क्या पता ना कुछ, तो फिर आपका बैठने का पॉइंट नहीं बनेगा। हाँ सर एक्चुअली सी। अब चलो ठीक है सर, फिर आओ सर, आप पहले फिर बात बात करते। नहीं नहीं, बोलो, आप बोलो, कोई इशू नहीं है। नहीं सर, पढ़ा लो आप पहले। चलो ठीक है, ठीक है, आपको वैसे मैसेज भी आ रखा था, मैंने देखा नहीं है अभी, मैं देख लेता हूँ मैसेज को भी ना। ठीक है सर। हाँ जी, ओके ओके, ठीक है, दिस इज क्रॉस वैलिडेशन। तो अब जब मैं ए पे ट्रेन कर रहा हूँ, बी और सी पे टेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक्यूरेसीज आएंगी बी की और सी की, राइट।
मैंने बेसिकली क्रॉस वैलिडेशन में किया क्या, क्रॉस वैलिडेशन में मैंने क्या किया, मैंने अपने जो टेस्टिंग का डेटा था उसको 3 पार्ट में स्प्लिट किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अरे अभी शायद स्टेबल है। ठीक है, तो हमने बेसिकली ए पे ट्रेन किया, बी सी पे टेस्ट किया, बी पे ट्रेन किया, ए और सी पे टेस्ट किया, सी पे ट्रेन किया, ए और बी पे टेस्ट किया। ठीक है, अब मेरे पास हर एक पार्ट के लिए, अगर मैं सबसे पहले पार्ट की बात करूं, मैंने ए पे ट्रेन करके जब बी और सी पे टेस्ट किया था, तो ऑब्वियसली मेरे को एक्यूरेसी मिलेंगी कि भाई बी पे उसने कितनी एक्यूरेसी दी, सी पे उसने कितनी एक्यूरेसी दी। राइट, राइट। हम इसका निकाल लेते हैं मीन, इन दोनों एक्यूरेसीज का हम निकाल। एक मिनट, तो क्रॉस वैलिडेशन पे है ना? ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक छोटी सी चीज गलत बताई। द पॉइंट इज कि इसमें ना हम एक्चुअली ए बी और सी तीन में स्प्लिट करके तीनों पे टेस्ट करते हैं, ए बी और सी। क्या क्या बताए? हाँ नहीं नहीं, ट्रेन तो हमने जो ट्रेनिंग वाला डेटा था उस पर कर लिया। हम एक्चुअली ए बी और सी तीनों पे टेस्ट करते हैं, तो बस तीनों की एक्यूरेसी आती है। वही मैं सोचा, ट्रेन तो हम ट्रेनिंग वाले डेटा पे कर लेते हैं। देखो, पाइपलाइन क्या है हमारी मशीन लर्निंग की, हमारे पास डेटा है, उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, मतलब इसके ऊपर और भी सारी चीजें करते हैं, बट बेसिकली दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, एक ट्रेनिंग के लिए, एक टेस्टिंग के लिए, है ना? तो ट्रेनिंग वाले डेटा पे तो मॉडल मेरा ट्रेन हो गया। ठीक है, फिर मैंने इस मॉडल को जो मेरा टेस्टिंग वाला डेटा था, सॉरी, उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया। अपने मॉडल से पहले इसको टेस्ट करवाया, इसको टेस्ट करवाया, फिर इसको टेस्ट करवाया, तो तीनों केस में अलग अलग मेरे को एक्यूरेसीज देगा। हेलो, तीनों केस में मेरे को अलग अलग एक्यूरेसीज देगा। 2 मिनट बैठो। ठीक है, हमने तीनों की एक्यूरेसी टेस्ट कर ली। ठीक है, अब ना हम इन तीनों का मीन निकाल देते हैं, हम तीनों एक्यूरेसीज का मीन निकाल देते हैं, मतलब ऐड करके डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो जो हमारे पास क्रॉस वैलिडेशन से एक्यूरेसी आती है ना, वो ज्यादा रिलायबल होती है कंपेयर टू नॉर्मल एक्यूरेसी। क्यों? क्योंकि अगर मैं नॉर्मल एक्यूरेसी की बात करूं तो उसके अंदर टेस्टिंग डेटा है सारा। ठीक है, तो जो भी टेस्टिंग डेटा की प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो सब एक ही साथ कंबाइंड है। राइट, अब यहाँ पे जब मैं उसे तीन पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ, तो मैं ना इस चीज का ध्यान नहीं रख रहा कि भाई प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए या कुछ भी है। मैं रैंडमली मान लो मेरे पास 12 रो थी, मैंने चार चार अलग कर दी, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा उनकी प्रॉपर्टी सेम है क्या नहीं है, मैंने अलग कर दी बस। तो इससे होगा क्या कि मेरे पास तीनों पार्ट की जो प्रॉपर्टीज है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस वगैरह, अलग अलग होगा। हाँ, समझ आ रही है? और जब प्रॉपर्टीज में एक डेटा की अलग अलग है, तो बेसिकली आप अपने मॉडल को रियल लाइफ सिनेरियोज के हिसाब से टेस्ट कर रहे हो, क्योंकि रियल लाइफ में कुछ भी प्रॉपर्टीज आ सकती है ना। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मेरा जो मॉडल है वो ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, डेटा मेरा क्रॉस वैलिडेशन स्कोर भी एक्यूरेसी ही है, बट जो क्रॉस वैलिडेशन स्कोर की एक्यूरेसी होती है दैट इज वे मोर रिलायबल देन योर दिस मॉडल। ठीक है, नॉर्मल एक्यूरेसी। ठीक है, इससे हमें बायसनेस वगैरह को भी टैकल करता है, ये हर चीज को टैकल करता है। ठीक है, गेस कर सकते हो इसके अंदर ये बायसनेस को कैसे टैकल कर रहा है? सॉरी, ट्रेनिंग तो हमारा अलग पार्ट है, अभी तो हम टेस्टिंग वाले पार्ट की बात कर रहे हैं सिर्फ। हाँ, तीन पार्ट में टेस्टिंग हुई है ना। क्या? ये तो मैं नहीं बताया कि इसकी मोर रिलायबल है, क्यों मोर रिलायबल है। और क्वेश्चन तो मैंने ये भी नहीं पूछा, मैंने क्वेश्चन पूछा है कि जो बायसनेस का हमारा पार्ट था जिसके लिए हम एफएन स्कोर पे जाते थे,
मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये वाला मेथड है, ये मेरा ना बायसनेस को भी हैंडल कर लेता है, बायसनेस भी पता लग जाती है मेरे को मेरे मॉडल की। तो कैसे? कैसे इजी होगा, वो तो मैंने ही बताया। कैसे, क्यों इजी होगा, रीजन क्या है? हाँ, अब देखो, द पॉइंट इज कि मान लो मैं ना अपना छोटा सा वही वाला एग्जांपल लेता हूँ जो क्वेश्चन पेपर वाला कर रहे थे, उसी समझते हैं। मेरे पास 9 क्वेश्चन है जिनका आंसर 0 है, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर 1 है। ठीक है, बात समझ आई? मान लो इसको मैंने डिवाइड कर दिया लेट्स से 2 पार्ट्स में, इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो मेरे पास एक में होगा जिसमें 5 0 हो सकते हैं, एक में 5 0 होंगे, और एक डेटा में क्या होगा कि भाई 4 तो 0 है और एक 1 है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी उसने 100% अचीव करी। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी उसने 80% अचीव करेगा, 80% आएगा, 80% ही तो आएगा, है ना? अब जब मैं इन दोनों का मीन निकालूंगा, तो मैं इन दोनों का मीन निकालूंगा तो कुछ 90% के आसपास आएगा, है ना? सो यहाँ पे तो मेरे को 90% आ रहा है, जो कि ऊपर वाला आ रहा था सेम, राइट? बट मान लो अगर मेरे पास ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है एंड 10:1 का रेशियो ना बहुत ज्यादा अजीब है, तो एक्चुअली तो जो होगा, अगर 10% की भी मैं बात करूं तो रोज तो ज्यादा होंगी ना, राइट? तो भाई वो हर एक पार्ट को इफेक्ट करेंगी, किसी पार्ट में बिल्कुल कम है, किसी पार्ट में ज्यादा है, राइट? तो हर एक की एक्यूरेसी अलग अलग आएगी, तो मेरे पास फाइनल एक्यूरेसी तो मीन से आ गई। ठीक है, बट मैं अलग अलग एक्यूरेसी भी देख सकता हूँ, तो मेरा बेसिकली गोल क्या होगा, जो मीन आया है, ठीक है, और जो अलग अलग एक्यूरेसीज आई है वो आसपास हो। अगर आसपास हुई तो मेरा मॉडल बायस नहीं है, अगर आसपास नहीं हुई, कोई भी एक एक्यूरेसी, कोई भी एक डेटा है, कोई भी एक पार्ट था जिसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सेम नहीं आई, तो मेरा डेटा में बायसनेस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अगर मैं बायसनेस के लिए एक मोर रिलायबल मैट्रिक देखूं, ठीक है, द बेस्ट मैट्रिक फॉर बायसनेस इज F1। ठीक है, बट बस मेरे को पता करना है कि मेरा मॉडल बायस है या नहीं है, तो मैं क्रॉस वैलिडेशन भी कर सकता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? ये थे मेरे 5 तरीके की मैट्रिसेस। विदाउट प्रत्यक्ष, समझ आ गया? ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है अब उस पर बढ़ते हैं। ठीक है, आज हमें 3 टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, सबसे पहले इन टॉपिक्स की नीड देखते हैं क्या है। ठीक है, टॉपिक्स है हमारे पास स्केलिंग, फीचर इंजीनियरिंग एंड पाइपलाइनिंग। ठीक है, 3 टॉपिक्स है हमारे पास। ठीक है, तो स्केलिंग और फीचर इंजीनियरिंग बेसिकली एक ही अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, पाइपलाइनिंग एक डिफरेंट कंसेप्ट है। ठीक है, अब हमने बात करी थी जब एमएल की पाइपलाइन की, मशीन लर्निंग वो कैसे करती है, तो क्या किया था उसने? डेटा होगा, डेटा को क्लीन कर लेंगे, मॉडल ट्रेन कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद मैंने क्या बताया था, टेस्ट में अगर स्कोर बुरा आता है, टेस्ट में अगर स्कोर बुरा आता है तो हम उसको फाइन ट्यूनिंग करते हैं और फिर दोबारा ट्रेन करते हैं, राइट? उसी पे तो आ रहे हैं अभी, फाइन ट्यूनिंग करते हैं, उसको दोबारा ट्रेन करते हैं। भाई मैं जो भी मैं मॉडल में प्रॉब्लम वगैरह होती है उसको फिक्स करता हूँ एंड दोबारा जाता हूँ। ठीक है, ताकि मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव हो सके। फाइन ट्यूनिंग सिर्फ डीबगिंग नहीं होती, डेफिनेटली डीबगिंग भी मेरी फाइन ट्यूनिंग का एक पार्ट हो सकता है, बट फाइन ट्यूनिंग में सिर्फ डीबगिंग नहीं होती, और भी सारी चीज, काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब फाइन ट्यूनिंग के 2 पार्ट होते हैं मेरे, और अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 2 पार्ट होते हैं। या तो मैं फाइन ट्यूनिंग कर सकता हूं अपने मॉडल में चेंजेस करके, एल्गोरिथम एल्गोरिथम वाइज, कि किस तरीके से मेरा मॉडल चीजें सीख रहा है, उसमें चेंजेस करके मैं अपने मॉडल को फाइन ट्यून कर सकता हूँ। दूसरा जो पार्ट है वो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने डेटा में चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मॉडल में चेंजेस वाला तो आपको ऑलरेडी पता है ना, कि भाई मैं अपने मॉडल में एल्गोरिथम चेंज कर सकता हूँ, मैं अपने मॉडल को जो ट्रेन कर रहा हूँ उसको डिफरेंट पार्ट्स में ट्रेन कर सकता हूँ। ठीक है, ये सब चीजें। जो डेटा में चेंजेस है उसके उसके अंदर जो डेटा में चेंजेस करते हो आप, उसमें आते हैं ये 2 कंपोनेंट, स्केलिंग एंड फीचर इंजीनियरिंग। आई बात समझ? ठीक है, आई बात समझ? अब दोनों में हम कर क्या रहे हैं?
ठीक है, दोनों ना बेसिकली यू कैन से रो एंड कॉलम वाइज चलते हैं। ठीक है, मान लो ये मेरा डेटा था, एक कोई टेबल था, है ना, ये मेरा कॉलम रोज हो गए। ठीक है, तो जब मैं कॉलम वाइज चेंजेस कर रहा हूं, जब मैं कॉलम वाइज चेंजेस कर रहा हूं तो उसको कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग, बिकॉज दीज आर द फीचर्स। ठीक है, जब मैं रो वाइज चेंजेस कर रहा हूं तो हम कहते हैं स्केलिंग। ठीक है, आएंगे धीरे धीरे आएंगे, रुक तो जाओ। पहले ही बता दो स्केलिंग में क्या होता है, फीचर इंजीनियरिंग में क्या होता है, तो फिर कहाँ पे क्या हो रहा है वही नहीं समझ आएगा ना। फीचर इंजीनियरिंग में फीचर होता है तो स्केलिंग में क्या होगा? रोज जब आपको स्केलिंग का भी मतलब ही नहीं पता तो कैसे जज करोगे क्या हो रहा है ना। तो देखो, तो पहले बात करते हैं फीचर इंजीनियरिंग की। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग में हम बेसिकली ना अपने फीचर्स को समराइज कर रहे होते हैं, अपने फीचर्स को समराइज कर रहे होते हैं। ठीक है, फीचर को समराइज करने का क्या मतलब है, मान लो मेरे पास 7 कॉलम थे, मान लो कोई डेटा था जिसके अंदर मेरे पास 7 कॉलम थे। ठीक है, मैं उसको समराइज करके 2 में कन्वर्ट कर सकता हूं, उसको समराइज करके 2 में कन्वर्ट कर सकता हूं, 3 में कन्वर्ट कर सकता हूं, जितने में मेरे को करना है उतने में कर सकता हूं। राइट, समराइजेशन वगैरह होती कैसे है, दैट इज अ मैथमेटिकल पार्ट, उसको हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट ये हो रहा है बेसिकली फीचर इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसका फायदा क्या मिलता है मेरे को, इसका फायदा मेरे को ये मिलता है कि जो मेरे मॉडल का ट्रेनिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। उसके बाद जब बेसिकली डेटा कम हो गया तो उसका ट्रेनिंग टाइम भी कम हो जाएगा। राइट, उसे कम डेटा को प्रोसेस करना है। गेटिंग योर पॉइंट, गेटिंग योर पॉइंट। और जो समराइजेशन होती है ना उसमें यूजुअली होता क्या है कि जो हमारे मोर इंपैक्टफुल फीचर्स होते हैं, ऐसे कॉलम जो ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं उसका पोर्शन ज्यादा रहता है। ठीक है, जो कॉलम कम इंपैक्ट डाल रहे हैं उसका पोर्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो जो मेरा 7 कॉलम थे उसके कंपेरिजन में 2 कॉलम करूं तो 2 कॉलम बेसिकली ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, ज्यादा मैं मॉडल को ज्यादा नॉलेज दे पाते हैं कंपेयर टू 7 कॉलम्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ज्यादा इंपैक्टफुल कॉलम थे उनकी वेटेज ज्यादा है, जो कम इंपैक्टफुल थे उनकी कम है। ठीक है, तो इससे मेरे मॉडल का ट्रेनिंग टाइम भी कम हो जाता है और साथ ही मेरे मॉडल की एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। ठीक है, दिस इज नॉट गारंटीड कि एक्यूरेसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, बट देयर आर वेरी हाई चांसेस कि एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाए। क्लियर है, बात समझ आई। ठीक है, इतना ये फीचर नहीं समझ आया। ठीक है, करते कैसे हैं, जो करने के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम होती है कॉल्ड पीसीए। पीसीए की फुल होती है प्रिंसिपल कंपोनेंट एक्सेस। ठीक है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एक्सेस। ठीक है, अब बेसिकली है क्या कि भाई जब मैं 7 कॉलम की बात कर रहा था तो मेरे पास हर एक कॉलम का एक नेम होगा, हर एक कॉलम का एक नेम होगा। राइट, पर जब मैंने उसको समराइज करके 2 बना दिए तो भाई उन 2 कॉलम का नाम क्या रखूं। राइट, तो उन 2 कॉलम को हम सिंपली पीसी1 और पीसी2 कह देते हैं। पीसी1 पीसी2, प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 प्रिंसिपल कंपोनेंट 2। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड डाटा होगा। ठीक है, दोनों में ज्यादा सिमिलर ही डेटा होता है। ठीक है, बट मॉडल को डाइजेस्ट करने में थोड़ा कम डेटा कम टाइम लगता है। ठीक है, एंड क्योंकि इसके अंदर ज्यादा इंपैक्टफुल फीचर्स हैं तो ये ज्यादा एक्यूरेसी ज्यादा दे पाता है। क्लियर है, फीचर इंजीनियरिंग समझ आया क्या होती है। राइट, अब इसके बाद आती है हमारे पास स्केलिंग। इसके बाद आती है हमारे पास स्केलिंग। कुछ भी हो सकता है, हाँ, वो डिपेंड करता है, वो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, वो उसके फॉर्मूलाज है पूरे पूरे पुट करता है और आउटपुट निकालता है। हाँ, नहीं कंपोनेंट वेरी नहीं करेंगे। हम कर क्या रहे हैं कि मान लो जैसे 4 कॉलम्स थे, ठीक है, उसके ना वेटेज के बेसिस पे करेगा वो। ठीक है, मान लो जो पहले 2 थे वो ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, बाकी 2 कम इंपैक्ट डालते हैं, तो जो बाकी 2 बनाएगा उसमें भी जो पार्ट्स उसने पहले 2 में से उठाए हैं
सॉरी जो पार्ट नहीं, ज्यादातर पार्ट वो पहले दो में से उठाएगा, कम पार्ट वो बाकी बचे हुए दो में से उठाएगा। ठीक है, अगर आप इसके एक्चुअल मतलब, हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी, नहीं छोटे का फर्क नहीं पड़ता, छोटे बड़े से फर्क नहीं पड़ रहा, वेटेज में इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, जो 5-6 है। मैथमेटिक्स है, अगर आप इक्वेशंस बोलो तो मैं इक्वेशन समझा देता हूँ, मैं इक्वेशंस बता देता हूँ, इक्वेशन से इतना काम नहीं होता, मैं इक्वेशंस बता देता हूँ फिर भी आपको। मेरे को भी इक्वेशन तो मेरे को भी देखनी पड़ेंगी, नहीं नहीं मैथमेटिक्स, डेफिनेशन तो बता दी मैंने। हम्म, तो इसका जो इक्वेशन जो आती है, वो हम सबसे पहले एक एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, कोई भी एक्सिस उसको नाम दे लो आप, ठीक है, बेस्ड ऑन वेरिएंस, ठीक है, जो डेटा है मेरा सारे ही कॉलम्स का, उसमें हम वेरिएंस देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, और वेरिएंस देखने के लिए वी हैव समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार into yi minus y bar अपॉन n माइनस वन, ठीक है, इससे हमारे पास x कंपोनेंट आता है, ठीक है, इससे, अरे टेढ़ा है, मैं लिख ही ऐसे रहा हूं ना, सीधा हाथ चलाना मुश्किल है थोड़ा सा, ये ये सबमिशन का साइन होता है, हाँ ये टेढ़ा नहीं है, ये सबमिशन का साइन होता है, ठीक है, नहीं सिग्मा तो ये होता है ना, सबमिशन कहते हैं, सबमिशन सिग्मा भी बोला जाता है इसे कहीं पे, सबमिशन होता है ना ये, सबमिशन का साइन होता है ये, सिग्मा तो इसी को कहते हैं, मेरे को पता है, सर्च कर लेते हैं। हाँ दोनों ही, इसको दोनों कहते हैं, और रुको एक मिनट, नहीं ये है देखो ना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये होता है, दिस इज सिग्मा, तो जितना मेरे को पता है, जितना मैंने पढ़ा हुआ है, दिस इज सबमिशन, और सैंपल के लिए अलग अलग, मे बी ऐसा हो कि मैं तो सिग्मा और सबमिशन ही बोलता हूँ, इसमें तो काट के भी लिखा हुआ है,
इस वाले सिंबल में तो इसे काट के भी लिखा हुआ है, इसमें तो देखो क्रॉस भी है। अगले में ओ एन है। तो जितना मेरे को पता है मैं उस हिसाब से बताता हूँ। तो जितना मेरे को पता है, दिस इज समेशन, दिस इज सिग्मा, ठीक है। बट हाँ, हमने क्या किया, हमने एक्स कॉम्पोनेंट जनरेट किया, ठीक है। ठीक है, हमने एक्स कॉम्पोनेंट जनरेट किया। अब इसमें ना जो एक्स है, दैट इज माय एनी कॉलम, जो मेरे 7 कॉलम थे उनमें से लेट्स से एक पहले से स्टार्ट किया हमने, ठीक है। हमने उसमें पहले से स्टार्ट किया। हाँ जी, क्या बता दू, बैच कोड आपके और TN-DSAI जो आपके ग्रुप का नाम है, वही बैच कोड है ना। क्या दे दू, हो गया आपका एनालिसिस वाला, तो ठीक है मैं भेज देता हूँ। गिव मी अ सेकंड, ठीक है, एक मिनट में आते हैं। हाँ, बाकी मैं इसको बता दूं, जो ये इक्वेशन है इसके बेसिस पे हम पर कंपोनेंट का यू कैन से बेसिकली वेरिएंस निकाल रहे होते हैं, कोवेरिएंस निकाल रहे होते हैं कंपेयर टू माय प्रेडिक्शन वेरिएबल, ठीक है। अब इनकी हम फिर एक फाइनल मैट्रिक्स बना देते हैं। अब मेरे पास हर एक कंपोनेंट का वेरिएंस समझाता ही हूं मैं इसको कैसे करते हैं। एक मिनट देना, मेरे को एक छोटा सा काम करना है बस। हम्म, ये भी सही है। नाइस, चलो हाँ, सॉरी। कमिंग बैक, ठीक है। हमने हर एक का बेसिकली कोवेरिएंस कैलकुलेट कर लिया विद माय प्रेडिक्शन वेरिएबल, जो वाई वाला पार्ट है, ठीक है। अब जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक्स और वाई पार्ट होगा, कहीं पे भी डेटा हो सकता है, और यहाँ पे अच्छे अच्छे से दिख नहीं रहा, देखो कहीं पे भी डेटा हो सकता है, ये मेरा सारा डेटा है, ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें एक डालते हैं लाइन ऑफ कम्यूटेटिव मीन। जब कम्यूटेटिव मीन डालते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से जाती है। कम्यूटेटिव मीन की जो लाइन होती है हमेशा कुछ इस तरीके से जाएगी, बेसिकली सेंटर में से क्रॉस करती है, लीनियर लाइन होती है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मीन है ना, एवरेज होगा, ठीक है। अब हम हर एक पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकालते हैं, ये कितने, किसी का इतना होगा, किसी का इतना होगा, किसी का इतना होगा, किसी का इतना होगा, ठीक है। हर एक पॉइंट का निकालते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें से जो जो डिस्टेंसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, टॉप 5 टॉप 2 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, वो ज्यादा इंपैक्टफुल होंगे, वो ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं, ज्यादा होगा। वही तो मेरे को वेरिएंस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, या कम होगा वो इंपैक्टफुल कम है। मैंने आपको कॉलम्स बताए, दो तरीके से कॉलम्स आप स्टैब्लिश कर सकते हो, ज्यादा इंपैक्टफुल, कम इंपैक्टफुल, राइट, राइट। तो जो ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, दैट विल बी योर मोर इंपैक्टफुल कॉलम्स, जो कम होगा वो कम इंपैक्टफुल, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे हम डिस्टेंस के बेसिस पे कंपोनेंट्स पिक कर लेते हैं कि भाई मान लो मेरे को 3 कंपोनेंट पिक करने हैं, 2 कंपोनेंट पिक करने हैं, तो टॉप 2, टॉप 3 इस तरीके से पिक करते रहेंगे। समझ, क्लियर हुई बात, ठीक है या नहीं, ठीक है, ठीक है ना।
So this is basically how you calculate your PCA. ठीक है, अब इसके बाद comes the second part of scaling. ठीक है, स्केलिंग में बता रो वाइज करते हैं. ठीक है, अब देखो पीसीए के अंदर ना हम जो मैंने वर्ड यूज किया समराइजेशन. ठीक है, अगर मैं इसका टेक्निकल पार्ट देखूं, फीचर इंजीनियरिंग का टेक्निकल पार्ट देखूं, ठीक है, टेक्निकली समझाऊं, थोड़ा सा इन डेप्थ जाके समझाऊं, तो हम ना डेफिनेटली समराइजेशन तो कर रहे हैं, हम डेफिनेटली समराइजेशन तो कर रहे हैं, बट ना उसको समराइजेशन बोला नहीं जाता, उसको समराइजेशन बोला नहीं जाता. क्यों उसको समराइजेशन नहीं बोला जाता? क्योंकि मान लो मेरे पास ये थे x1, x2, x3 ले लिया. ठीक है, ये 3 कॉलम थे. ठीक है, इसका मैंने PC1 निकाला, मतलब इनको मैंने एक कॉलम में समराइज किया. ठीक है, तो दिस इज माय जो नया कंपोनेंट आया वो, दिस इज माय PC1 जो समराइज होकर कंपोनेंट आया वो. राइट राइट, बट ना इसको यूजुअली समराइजेशन इसलिए बोला नहीं जाता क्योंकि जो ये हमारे बच्चे हुए ये कॉलम थे, हम इनको और इस वाले को कंबाइन करके यूज करते हैं, इसको और इस वाले को कंबाइन करके यूज करते हैं. बात समझे? इसको हम सिंगल कॉलम की तरह ट्रीट नहीं करते, इसको हम इसी डेटा का फोर्थ कॉलम की तरह ट्रीट करते हैं. आई बात समझ? राइट, क्लियर? तो इस वजह से ना फीचर इंजीनियरिंग का जो टेक्निकल डेफिनेशन निकल के आती है वो आती है कि व्हेन वी आर समराइजिंग द डेटा टू क्रिएट न्यू फीचर्स. ठीक है, व्हेन वी आर समराइजिंग द डेटा टू क्रिएट न्यू फीचर्स, इसको कहा जाता है फीचर इंजीनियरिंग. क्लियर है कंसेप्ट? कोई डाउट? पक्का? ठीक है, अब बात आती है स्केलिंग की. ठीक है, बात आती है स्केलिंग की. स्केलिंग क्या करता है? स्केलिंग का बेसिक सा काम होता है कि भाई रो वाइज जब वो वर्क कर रहा है तो ना रोज को बढ़ा देता है, आर्टिफिशियली डेटा को इंट्रोड्यूस करता है. ठीक है, कैसे इंट्रोड्यूस करता है? बेसिकली वो रैंडम रोज को पिक करेगा. ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी देखेगा कनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द रोज बेसिकली. ठीक है, कि भाई मान लो एज 28, 30, 32, 60 कुछ इस तरीके से चल रही है. ठीक है, मान लो उसने ये वाली रो पिक करी. ठीक है, मान लो उसने, अच्छा 60 तो होगा नहीं ना क्योंकि वो तो आउटलायर बन जाएगा, वो तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो इसको लेट्स से 29 बोल दिया. ठीक है, मान लो उसने एक रो पिक करी ये वाली. ठीक है, उसने देखा कि भाई ये बाकियों से कितना रिलेटेड है, तो बाकियों से +-3 बोल सकता हूं मैं इसे. +-3 भी क्या, +-4 ले लेते हैं. ठीक है, मतलब एवरेज की कंपैरेटिव देख लेते हैं, इसका एवरेज कितना होगा, एवरेज 30 एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, 30 के आसपास ही आएगा, मैंने इसका एवरेज 30 एज्यूम कर लिया. ठीक है, इस पूरी रो का इस पूरे कॉलम का एवरेज 29. ठीक है, मैंने 30 एज्यूम कर लिया. ठीक है, अब मैं अगर अपने कंपोनेंट्स देखूं तो एवरेज से +-2 है, मतलब +-2 अप टू +-2 कह सकते हो, वे +-1 भी हो सकते हैं, +-2 भी हो सकते हैं. तो अब वो इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करेगा, 30 से +-2 में कोई भी एक वेरिएशन डाल देगा. आई बात समझ? आई बात समझ? अब हमने ना सिंगल कॉलम के हिसाब से किया था. 30 है, मैंने तो अप्रॉक्स बोला कितना ही आएगा, 29.75 को राउंड ऑफ कर लो. ठीक है, हाँ. सो अब एक्चुअली ना ये तो समझाने के लिए था. ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारा ना पूरी रो ली जा रही है, सिंगल वैल्यू नहीं ली जा रही. हम सिंगल वैल्यू को कंपेयर नहीं कर रहे, हम पूरी रो को कंपेयर कर रहे हैं बाकी रोज के साथ. ठीक है, बात समझ आई? अब एवरेज निकालने के लिए नहीं, इसकी रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं. एवरेजेस मैंने एक आपको समझाने के लिए एक मैट्रिक ली. ठीक है, एक्चुअली हम इसके अंदर कोरिलेशन यूज करते हैं, बट कोरिलेशन जो अभी तक आपने पढ़ा वो कॉलम वाइज देखा था आपने, हम ना रो वाइज देखते हैं. ठीक है, हम रोज का आपस में भी कोरिलेशन निकालते हैं. ठीक है, रोज का आपस में जब मैंने कोरिलेशन निकाला तो जो मोस्ट हीटेड जोन्स होते हैं, मान लो कुछ रोज होंगी जो बाकी रोज से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है,
राइट। उस मोस्ट हिटेड जोन्स को वो रेप्लिकेट करके नई रोज बनाता है। नहीं बात समझ आई? मुश्किल है समझना? नहीं, आपको नहीं समझ आई उसके लिए, या मुश्किल है समझना उसके लिए? मुश्किल नहीं है समझ, समझ आ गया ना आप दोनों को? आ गया? तो इस तरीके से वो रोज को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर देता है। तो इन दी वेरी बेसिक सेंस अगर मैं डेफिनेशन दूं स्केलिंग की, तो वी आर फाइंडिंग द मोस्ट रिलेटेड रोज एंड आर्टिफिशियली रेप्लिकेटिंग देम टू इंक्रीज माय डेटा टू, बेसिकली अपने डेटा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसकी अब इंग्लिश वगैरह देख लेना। बेसिकली अपने डेटा को बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने से क्या होता है कि बढ़ाने से मैं जब डेटा बढ़ेगा तो अब मेरे मॉडल के पास ज्यादा चीजें हैं सीखने के लिए, ज्यादा पॉइंट्स है लर्न करने के लिए। जब मेरे मॉडल के पास पॉइंट ऑफ लर्न ऐसी चीजें जिसको वो सीखेगा वो ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो उसके ज्यादा टाइम, डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगाएगा, बट उसकी जो आउटपुट निकलेगा वो भी तो बढ़ जाए, बेटर हो जाएगा, है ना? पॉइंट कि भाई इसको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको कोई टॉपिक समझाया लेट्स से एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, और वही सेम टॉपिक मैंने आपको समझाया 5 एग्जांपल के साथ। किस पॉइंट पे ज्यादा समझ आएगा? 5 एग्जांपल के साथ, राइट? और अब जब 5 एग्जांपल होगी, मैं एक ही एग्जांपल के बेसिस पे बाकी 5 भी बना सकता हूं। नहीं, मॉडल का दिमाग तेज नहीं होता, मॉडल का दिमाग एक मतलब सेम ही होता है। मतलब अच्छा, आपकी जो बात को जवाब देते हैं, एक्चुअली तो हम ये कर क्यों रहे हैं? हम फाइन ट्यूनिंग के टाइम पे कर रहे हैं ना ये। मतलब मैं आपको कुछ ऑलरेडी सिखा चुका हूं, आपको वो समझ नहीं आया, तब हम ये कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको लेट से पहले एक एग्जांपल के साथ समझाया, आपको नहीं समझ आया, तभी तो मैं 5 एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आपको। अगर दिमाग तेज है, मतलब बेसिकली मेरा मॉडल पहली बार में सीख गया, तो मैं ये सब करूंगा ही नहीं। ये आपकी बात का जवाब। ठीक है, क्लियर है बात? दोनों चीजें समझ आई? ठीक है, ये दोनों पार्ट होते हैं फाइन ट्यूनिंग के। ठीक है, ये सारी चीजें हम फाइन ट्यूनिंग के अंदर करते हैं। मैं अपने मॉडल को फाइन ट्यून कर रहा हूँ, अपने मॉडल को फाइन ट्यून, अपने डेटा को फाइन ट्यून कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंक्रीज माय मॉडल एक्यूरेसी। ठीक है, हाँ समझ आई? एक कंसेप्ट और होता है कॉल्ड पाइपलाइनिंग। सॉरी, हाँ जी, वही तो बोल रहा हूँ, है ना? तो या अब इसके बाद एक कंसेप्ट और बचता है हमारे पास आज। सारे मॉडल का सेम मिलता है, पर जिसमें ज्यादा सीखा उसको नहीं, सारे मॉडल के पास सेम ब्रेन सेल की बात नहीं है यहाँ पे, ये मॉडल तो अलग अलग एल्गोरिथम बेस्ड है। तो मॉडल्स के पास सेम ब्रेन सेल होना तो डजंट मेक सेंस, राइट? बात ये है कि हमने एक बार अपने मॉडल को सिखाया, उसको नहीं समझ आया, तो हम और कितने तरीकों से उसको समझा सकते हैं, वो है फाइन ट्यूनिंग। हाँ, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये पूरा वही है कि भाई मेरे पास मॉडल्स हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, मेरे को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से उन्हें चीजें सिखानी है, यही है मशीन लर्निंग। अब ये जो तरीके हैं, यही सीखना इज द मशीन लर्निंग को सीखना। ठीक है, अब इसके बाद आती है पाइपलाइनिंग। ठीक है, पाइपलाइनिंग, पाइप लाइनिंग, अरे प्लानिंग, हाँ ठीक है। पाइपलाइनिंग का क्या मतलब होता है कि देखो, अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ मॉडल, व्हेन वी आर डूइंग, मैं कोई मॉडल क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि हर बार मेरे को पीसीए या ये करना पड़े, स्केलिंग। देयर कैन बी मॉडल जो पहली बार में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, उसके ऊपर मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। एंड देयर विल बी मॉडल्स जो कि भाई पहली बार में अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर मेरे को ये सब करने की जरूरत है ना? अब मैं हर बार तो ये चीज डिफाइन नहीं करता रहूंगा ना, कि मैंने मॉडल को ट्रेन किया, उसको टेस्ट किया, उसको देखा कि वो अच्छा दे रहा है नहीं दे रहा है, फिर उसके जो डेटा है उसके ऊपर स्टैंडर्ड स्केलिंग करी, पाइपलाइनिंग करी। ठीक है, और अब
ये सोचो कि भाई जब हमने मॉडल की इवैल्यूएशन वाला पार्ट पढ़ा था, मैंने को बताया था कि हर एक मॉडल को हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस के ऊपर, है ना। तो मेरे को ये सारा काम सभी मॉडल्स के लिए करना है। बात समझ आई? भाई ऐसा हो सकता है ना कि मान लो मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, एक जीटी और एक आरएफ के लिए, ठीक है। इन दो मॉडल्स का एग्जांपल लिया, ठीक है। मैंने दोनों को ट्रेन किया, दोनों का रिजल्ट बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं आया। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब मैं उनको पीसीए स्केलिंग के साथ दोबारा ट्रेन किया तो एक का रिजल्ट गिर जाए और एक का रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए, तो उनको भी कंपेयर करना पड़ेगा फिर। पॉइंट। तो अपना पाइपलाइनिंग इज बेसिकली एक कोड लिखने का तरीका है जिससे एक मॉडल विदाउट पीसीएन स्केलिंग एंड विद पीसीएन स्केलिंग एक ही बार में ट्रेन हो जाता है। मतलब मेरे को दो मॉडल मिलते हैं, बेसिकली मैं जब भी मॉडल को ट्रेन कर रहा हूं तो उसको एक सिंपल वर्जन जिसके अंदर मैंने पीसीओ स्केलिंग नहीं की है और एक फाइन ट्यून्ड वर्जन जिसके अंदर मैं पीसीओ स्केलिंग पहले ही करके निकाल देता हूं, तो दोनों मॉडल एक साथ ट्रेन होगी, उसका रिजल्ट मिल जाता है। मेरा बेसिकली जो काम मेरे को लाइन बाय लाइन करना था वो पैरेलल ही हो गया। बात समझ आइए? बात समझ आइए कि भाई पहले मैं नॉर्मल मॉडल ट्रेन करता फिर फाइन ट्यून करता, यहाँ पे मैंने एक मॉडल को नॉर्मली भी और फाइन ट्यून करके भी ट्रेन कर लिया साथ ही। तो कंपैरिजन मिल जाएगा कि भाई नॉर्मली अच्छा काम कर रहा है, फाइन ट्यून के बाद अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि इट इज नॉट गारंटीड कि फाइन ट्यून के बाद भी आपका मॉडल बहुत ज्यादा बेटर होगा ही होगा। देयर कैन बी केसेस जिसके अंदर मॉडल की एक्यूरेसी सेम भी रहे, देयर कैन बी केसेस जिसके अंदर मॉडल की एक्यूरेसी गिर भी सकती है। हाँ? सिंपल एग्जांपल लो, मैं आपको वो समझा रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाया, आपको चीजें पे क्लैरिटी नहीं आई। और मैं 5 एग्जांपल दूं, ठीक है, आप या तो उस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, या आपकी स्टेट सेम रहेगी, या आप कंफ्यूज हो सकते हो और ज्यादा। तीनों केसेस हैं। गेटिंग योर पॉइंट? बेसिकली आपका आपके मॉडल के साथ स्टूडेंट टीचर वाला रिलेशन है, ठीक है ना। बात समझ आई? तो पाइपलाइनिंग इज नॉट लाइक कि हमारे पास कोई मशीन लर्निंग हम कुछ अलग तरीके से सिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बेसिकली कोड लिखने का तरीका है सिर्फ, ठीक है। क्लियर है? ये वाला पार्ट क्लियर है? पक्का सबको? पुनीत जी क्लियर? अब चलते हैं कोड के ऊपर। क्या हो गया? हाँ, ठीक है। तो ये है सबसे पहले हमारा स्केलिंग का कोड, ठीक है। अब यूजुअली जब मैं स्केलिंग करता हूं या जब मैं पीसीए लगाता हूं, फीचर इंजीनियरिंग करता हूं, तो वो पार्ट ना मैं अपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से पहले करता हूं। जब मैं डेटा को स्प्लिट नहीं किया है उससे पहले करता हूं, क्योंकि एक्स और वाई कंपोनेंट तो मेरे को तभी मिलेंगे। बात क्लियर है? मैं एक्स और वाई में स्प्लिट करता हूं, अपने डेटा को मैंने क्लीन वगैरह कर लिया, डुप्लीकेट से मूव कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद पहले एक्स और वाई में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया जाता है, राइट। तो जब मैंने एक्स और वाई में ऑलरेडी उसे कन्वर्ट कर लिया है, राइट, तो मेरे पास सारा डेटा है, बट बेस वेरिएबल और प्रिडिक्टेड वेरिएबल के बेसिस में, है ना। मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करता हूं, उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से क्या होता है, ये दोनों वेरिएबल्स इन दोनों वेरिएबल्स के दो दो वर्जन बन जाते हैं, एक ट्रेनिंग के लिए एक टेस्टिंग के लिए, टोटल 4 वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं कि भाई जो मेरे को स्केलिंग करनी है, वो तो मैं ओवरऑल की स्केलिंग करना चाहूंगा, ट्रेनिंग वाले डेटा को भी बढ़ाना चाहूंगा, जो टेस्टिंग वाला डेटा उसको भी बढ़ाना चाहूंगा। जब ट्रेनिंग वाले को बढ़ाओगे तो पॉइंट नहीं है कुछ। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? सेंस बना रही है मेरी बात, है ना। अरे दोनों को बढ़ाना पड़ेगा ना डेटा को। मैं सिंपल स्केलिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ, स्केलिंग को भी हम बहुत सिंपल टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं कि मैं डेटा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ जो मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ जिस डेटा के ऊपर, सिर्फ वो थोड़ा ना बढ़ाऊंगा, टेस्टिंग भी तो बढ़ाऊंगा। पॉइंट? आई इस बात समझ? तो बेसिकली मैं दोनों को बढ़ाऊंगा। अब दोनों को बढ़ाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं जब मेरे पास एक्स और वाई कंपोनेंट है तभी कर लू स्केलिंग और पीसीए, या फिर जब मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया उसके बाद करूं।
बट प्रॉब्लम क्या आएगी, जब मेरे को एक्स और वाई कंपोनेंट है तो मेरे पास दो कंपोनेंट है जिनको मेरे को स्केलिंग करनी है इसके ऊपर। बट अगर मैं बात करूं ट्रेन स्प्लिट करने के बाद, तो ट्रेन स्प्लिट करने के बाद तो मेरे पास चार कंपोनेंट हो गए, ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, चार कंपोनेंट हो गए। तो वहां पे टाइम ज्यादा नहीं लगेगा मेरे को, अलग अलग एल्गोरिथम को जो एक ही बार रन करके काम चल जाता तो दो बार करनी पड़ेगी, है ना। तो इस वजह से जो बेस्ट मेथड रहेगा वो तो ट्रेन स्प्लिट से पहले रहेगा, ठीक है। तो आप भी जो ये कोड लिखोगे, जो ट्रेन स्प्लिट वाला ब्लॉक है उससे जस्ट एक ब्लॉक पहले लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास भी, यहाँ पे मैंने एक्स और वाई में डिवाइड किया, अब मैंने स्केलिंग कर दी, पीसीए कर ली। ये प्लॉटिंग है, प्लॉटिंग अभी समझाएंगे क्यों क्या किया है मैंने, बट इसके बाद मैंने ट्रेन स्प्लिट किया है, ठीक है। बात समझ आई, समझ आई। अब इसके अंदर ना मैंने एक छोटा सा झूठ बोला, ठीक है। छोटा सा झूठ क्या बोला कि हम एक्चुअली ना ट्रेन और टेस्ट दोनों डेटा को बढ़ाते नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग वाले डेटा को बढ़ाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो टेस्टिंग वाला डेटा है वो तो ऑलरेडी उसको टेस्ट कर ही रहा है, हम कुछ ऐसा तो नहीं कुछ उसे नया सिखा रहे हैं, हम उसे कुछ नया तो नहीं सिखा रहे, हम जो ऑलरेडी चीजें वो सीखने वाला था उसी को और डिफाइंड तरीके से सिखा रहे हैं, ठीक है ना। गेटिंग योर पॉइंट। मान लो मैं आपको एडिशन सिखा रहा हूं, मैंने बोला 2 + 2 4 होता है, ठीक है। पेपर में कोई क्वेश्चन आया 5 + 6 बोला उसने, कंफ्यूज हो जाओगे भाई, वहां पे तो 2 और 2 था, 5 और 6 है, चांसेस है, राइट। बट अगर मैं 2 + 2 के साथ 3 + 1 4 + 2 सब कुछ सिखाऊं तो आपको एडिशन का एज अ कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आप पेपर में 5 + 6 भी कर पाओगे, ठीक है। बात समझ आइए। तो मैं पेपर लंबा लेने की जगह अगर सिखाऊंगा ज्यादा अच्छे से तो आप जो ऑलरेडी मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे वो ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे उसमें, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली वही पार्ट है, हम सिंपल से यहाँ पे देखो कर क्या रहे हैं, एक्स और वाई में स्प्लिट किया, स्टैंडर्ड स्केलर मेरे पास एक स्केलिंग की एल्गोरिथम है, ठीक है। वो मैंने इंपोर्ट करी, स्केलर को डिफाइन किया, एक्स स्केल्ड बनाया एक्स के बेसिस पे, जो मेरा बेस वेरिएबल थे बेसिकली यू कैन से, ठीक है। एक मिनट, माय बैड, सॉरी। हम बेस वेरिएबल्स को सिर्फ इंक्रीज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग प्रिडिक्टेबल वेरिएबल्स, क्योंकि बाद में तो वो स्प्लिट हो ही जाएगा ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया मैंने, माय बैड। शुरुआत से एक बार दोबारा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि मेरे को भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी यहाँ पे, ठीक है। कंसेप्ट है, अब प्रॉपर उस वाले टर्म्स में बात करते हैं मशीन लर्निंग वाले में, ठीक है। एक्स और वाई वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। दीज आर जो प्रिडिक्टेबल वेरिएबल्स जिसको प्रिडिक्ट करना है मुझे, दीज आर बेस वेरिएबल्स, ठीक है। बेस वेरिएबल्स में मैं करता हूँ स्केलिंग एंड पीसीए, ठीक है। जो बेस वेरिएबल्स है उनके ऊपर मैं कर रहा हूँ स्केलिंग एंड पीसीए, ठीक है। अब इसके बाद जो डेटा स्प्लिट होगा उसके बाद वो ट्रेन स्प्लिट में स्प्लिट होगा, तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाले पार्ट में तो बढ़ेगा, ठीक है। सिंपल सा, आपको इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है, आप इतना बताओ कि स्केलिंग और पीसीए है क्या, वो समझ आया, एज अ कंसेप्ट वो क्या है वो समझ आया, ठीक है। आप सिंपल सा उसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से पहले करते हो, ये मेरा कहने का मेन गोल था, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे हमने वही किया है, मैंने एक्स और वाई में स्प्लिट किया अपने डेटा को, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आने से पहले, यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है, इससे पहले अपना मैंने पीसीए भी कर लिया है, मैंने अपना स्केलिंग भी कर ली है, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे देखो मैंने किया कैसे है, स्केलर को डिफाइन किया अपने, एक्स स्केल्ड करके एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स, मतलब जो एक्स था मेरा बेस कंपोनेंट थे उसको मैंने स्केल आउट करके एक्स स्केल्ड के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। मैंने दोनों की शेप चेक कर ली कि भाई कितनी स्केलिंग हुई, कितना बड़ा देखने के लिए,
राइट। बट आप रिजल्ट में क्या नोटिस कर रहे हो, दोनों की शेप सेम आ रही है। रिजल्ट में हम ये नोटिस कर रहे हैं दोनों की शेप सेम आ रही है। डेसिमल में कैसे होएगा यहाँ पे, इधर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है ना। हाँ ये रोज है, ये कॉलम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलिंग हर बार हर डेटा पे पॉसिबल नहीं होती है। अगर मान लो जो मेरा एल्गोरिथम है वो दो रोज के बीच में कोई रिलेशन फाइंड ही नहीं कर पाई, मेरा जो हीट मैप बना उसमें कलर्स आए नहीं, पूरा वाइट बन गया, तब तो वो कुछ स्केलिंग कर ही नहीं पाएगी ना। स्केलिंग का मेन कंसेप्ट क्या है कि रिलेशन फाइंड करते हैं, उस रिलेशन को रेप्लिकेट करते हैं। बट अगर उसने रोज के बीच में कोई रिलेशन फाइंड हुआ ही नहीं उससे, तो कैसे करेगा स्केलिंग, राइट। तो स्केलिंग में आप करके देख सकते हैं, हर डेटा पे पॉसिबल नहीं भी हो पाती है, ठीक है। क्लियर है, प्रत्यक्ष क्लियर नहीं हुआ लग रहा है, हो गया। इसके बाद आते हैं हम, हाँ ठीक है, इसके बाद आते हैं हम पीसीए के ऊपर, ठीक है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एक्सेस, जो हम समराइजेशन वाला पार्ट करते हैं वो, सॉरी मैं दिखा देंगे, रुक तो जाओ, ठीक है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एक्सेस के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम वही पीसीए मैंने डिफाइन कर दिया, इसके अंदर हम देते हैं एन कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स में मेरे को उसको ब्रेक करना है, मतलब मैंने बताया था ना 7 थे, 2 में कर दिया, 3 में कर दिया, तो जो अभी हमारे 6 हैं उसको मेरे को कितने कंपोनेंट्स में समराइज करना है। मैंने इसका नंबर दिया 2 कि भाई 2 कंपोनेंट्स में इसको समराइज करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स पीसीए पीसीए डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स स्केल, जो मैंने स्केलिंग करके डेटा आया था, जो कि टेक्निकली हमारा एक्स और स्केल फिलहाल के लिए सेम ही है, उसके ऊपर मैंने पीसीए लगा दिया, है ना। इन दोनों की शेप देख ली, इन दोनों की शेप में अच्छा खासा डिफरेंस है, नहीं इन दोनों की शेप नहीं देखी, मतलब यहाँ से कंपेयर कर लो। अब इस वाली शेप में और इस वाली शेप में अच्छा खासा डिफरेंस है, जो मेरे पास 6 कॉलम थे 2 ही रह गए, और मैं टेक्निकली किया भी वही, मैंने 2 में तो किया था इसे, 2 रह गए, ठीक है। और यहाँ पे ना इन दोनों कॉलम की वेरिएंस भी आ गई मेरे पास, मैंने वेरिएंस निकालना चाहता, ठीक है, मैंने वेरिएंस निकाल गई, ठीक है। वेरिएंस 29 आ रही है, 28 आ रही है, मतलब जो मीन की लाइन है उससे, और जो ये वाला कॉम्पोनेंट 29% तक दूर जा सकता है, ये वाला कॉम्पोनेंट 28% तक दूर जा पा रहा है। वेरिएंस का मतलब यही होता है मीन लाइन से कितने दूर जा रहे हैं हम, है ना, किसी भी डायरेक्शन में। तो ये वाला कॉम्पोनेंट 29% तक मैक्सिमम दूर जा रहा है, ये वाला कॉम्पोनेंट 28% तक मैक्सिमम दूर जा रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसकी करी प्लॉटिंग, ठीक है। प्लॉटिंग में 2 कंपोनेंट्स थे, मैंने PC1 PC2 ले लिया, देखो यहाँ पे 0 और 1 के हिसाब से, ठीक है। और रो का पूरा पार्ट फॉर कॉलम 1 0 इंडेक्स है, कॉलम फर्स्ट कॉलम हुआ, है ना, पूरी रोज फॉर फर्स्ट कॉलम, पूरी रोज फॉर सेकंड कॉलम, मैंने PC1 PC2 में इसको कर दिया, कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है। 2 कंपोनेंट्स को इस तरीके से बने। अब देखो कि यहाँ पे ना लिंगरेज बहुत ज्यादा हो जाती है इसमें, देख लो जो ये बन रहे हैं ना, नहीं डेटा तो मेरा कंजेस्टेड ही होगा हमेशा, डेटा तो मेरा एक ही तो पॉइंट होगा जहाँ पे ज्यादा डेटा लाई करेगा, बाकी तो इधर तो जाएगा ही, तभी तो मशीन लर्निंग पॉसिबल है, क्योंकि प्रिडिक्टेबल पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं, है ना, वो तो अलग चीज है। बट इसमें लिंगरेज आ जाती है, डेटा लिंगर कर रहा है, इसको कहते हैं जो डेटा लिंगर कर रहा है, भाई ओवरलैपिंग पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे पास, है ना। फिर समराइजेशन होगी, देयर कैन बी अ चांस कि 2 कॉलम किसी पर्टिकुलर रो के लिए एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे, समराइजेशन जब होगी वो ओवरलैप करेंगे, है ना। तो इस वजह से लिंगरेज आ जाती है इसमें, दिस इज जस्ट अ थिंग टू नोटिस, ऐसे कोई दिक्कत वगैरह नहीं है ये, ठीक है। तो हमने इसे प्लॉट कर लिया। एक बार मैं आपको पाइपलाइनिंग का कोड बता देता हूँ, फिर आप सारे कोड लिख लेना, ठीक है। पाइपलाइनिंग में क्या करते हैं हम ना, पाइपलाइनिंग के टाइम पे अब ना मैं अपने मॉडल को, सॉरी अपने डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से पहले नहीं अपना स्केलिंग और पीसीए करता हूँ, ठीक है। जब मैं अपना मॉडल डिफाइन करता हूँ तभी साथ में स्केलर और पीसीए भी डिफाइन करता हूँ, ठीक है। कैसे, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे देखोगे आप, अगर ये रहा, तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली मैं सिर्फ मॉडल डिफाइन करता हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने मॉडल के आगे ऊपर स्केलर और पीसी भी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है।
तो सॉरी, पाइपलाइनिंग का मतलब क्या होता है कि जो डेटा मेरा सिंपली लॉजिस्टिक रिग्रेशन के एल्गोरिथम से निकल रहा था, वो पहले स्केलर से निकलेगा, फिर पीसीए से निकलेगा, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन से निकलेगा। ठीक है, बेसिकली पाइपलाइन बना दी मैंने एक। ठीक है, यहाँ से होते हुए जाएगा डेटा। नहीं नहीं, अब जब स्केलर और पीसीए लग के आया, मतलब अब हाँ, स्केलर और पीसीए ऊपर करो या इस तरीके से करो, आउट बात सेम ही रहती है, तो वो आउटपुट सेम ही आएगा। बट मैंने बताया कि स्केलिंग और पीसीए करने का एग्जैक्ट जो तरीका होता है वो ये होता है, नॉट ऊपर वाला। ये ऊपर वाला सिर्फ मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाया कि एक्चुअली क्या हो रहा है, बट एग्जैक्टली तरीका ये होता है। ठीक, करने के लिए सिंपली मैं अपना एसक्यूएल डॉट पाइपलाइन में से पाइपलाइन इंपोर्ट करता हूँ, पाइपलाइन डिफाइन करता हूँ, और जिस तरीके से मैं मॉडल डॉट फिट या मॉडल डॉट प्रिंट कर रहा होता हूँ, उस तरह से पाइप डॉट फिट और पाइप डॉट प्रिंट करता हूँ। यही है सिंपल सा कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइन। ठीक है, आप सारा कोड अब एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ आया? एक्स और वाई जो हमारी लाइन लिखी हुई है उसके बाद से आपको नोट करना है। क्या हुआ? क्या दिखा रहा है? क्या रहा है यार, तो बताओ। रन किया आपने? क्या बोल रहा है बताओ। मैं एक बार पता कर देता हूँ।
पिछले सिचुएशन में तो आप ही नहीं लगती ऊपर आया था उससे जो भी है कोई बात नहीं देते हैं क्या लेट हो गई है बढ़िया नहीं उसमें डालना ही नहीं होगा तो उसका व्हाट्सएप फोन है ना और वो करना ही बेटा तो चले कॉपी कोई कर लो आपको भी मिल जाएगा आपको लिखने की जरूरत नहीं तो मैं स्टार्ट करते हैं सॉरी नहीं आपको ये उसको ओपन कर रखा जैसे आप साइट ओपन करते हो आपके प्रोटोकॉल का ऑप्शन आता है तो बाकी देखिए अपलोड कर दिया देखो जो उसी बात बता जिस तरीके का तो ऐसे में ऐसे सीधे हो जाते हो आपने बोला ना ऐसे जाता है डेटा और फिर जब वो डेटा कर लेते हैं तो वो आपने कर लिया तो वो स्लाइड सीधी रहती है ये आपने लाइन को सीधी दिखा दी ये स्केच बता रहा हूं ऐसा मेरी पॉइंट है कि इस तरीके से दिखता है ये इतना नहीं दिखता है ठीक है वो पॉइंट तो पूछ सकता है लेकिन ठीक है ये वाला ठीक है इसमें एक और सेंस है ठीक है यहाँ से सेंस है और ये वाला एरिया ठीक है गूगल वाला इस पर में बोला हाँ इसको हमारे लिए ऐसे गूगल वाला क्लियर फाइल नहीं गूगल वाला नहीं फाइल नहीं तो बना दी Yeah. गूगल वाला रिपोर्ट गूगल कार्ड वाला रिपोर्ट है और टीचर टेक्स्ट और द चैप्टर लाइब्रेरी अगला टॉपिक करें या क्या कर ले हैं कल? अच्छा हाँ 12 बज रहे हैं चलो ठीक है फिर अगला टॉपिक हम कल करेंगे आज के लिए इतना ही ओके यहाँ पे ना हमारा देखो जो एक छोटी सी बात कर लेते हैं बस मशीन लर्निंग ना हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मैं शायद से आपको पहले ही बताया था एक क्लासिफिकेशन और एक क्लस्टरिंग शायद से मैंने बताया था पिछली बार भी नहीं बताया था
कोई बात नहीं, नहीं भी बताया था। तो मशीन लर्निंग को हम ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्लासिफिकेशन और एक क्लस्टरिंग। ठीक है, दोनों की छोटे छोटे मतलब बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि भाई जो मेरे पास डेटा आ रहा है, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी दो दो या जितनी भी कैटेगरीज है मेरे को गिवन है, मेरे को उस डेटा को उसमें क्लासिफाई करना है कि भाई ये वाली रो इस पॉइंट की है, ये वाली रो इस पॉइंट की है। दिस इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक जो दूसरा मेथड होता है, जो दूसरा मशीन लर्निंग का टाइप होता है, दैट इज क्लस्टरिंग। ठीक है, क्लस्टरिंग होता है मेरे पास डेटा आया है और मेरे को नंबर ऑफ कैटेगरीज बताई है, 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी। अब मेरे को देखना है कि कौन सा डेटा उस किस कैटेगरी में जाना चाहिए। कैटेगरीज मेरे को इसमें खुद क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, छोटा सा एक लास्ट पॉइंट सुन लो, बस फिर एंड करेंगे क्लास। भाई छोटा सा एक लास्ट पॉइंट सुन लो बस, ठीक है। एक मिनट, केशव, केशव कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष, एक बार बस लास्ट पॉइंट सुन लो, उसके बाद कर लेना वाला काम, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास मशीन लर्निंग के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये दो तरीके होते हैं बेसिकली। ठीक है, जितनी भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, इस तरीके से लिख लेता हूं, एक को हम कहते हैं क्लस्टरिंग। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, रोज है, और इस तरीके से नहीं बनाते रोज को, मेरे पास डेटा है, कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, मेरे पास कैटेगरी है C1 C2, मेरे को बताना है कि ये वाला पॉइंट इसमें जाएगा, ये वाला पॉइंट इसमें जाएगा। अभी हम यही कर रहे हैं बेसिकली, हम पर रो को एक किसी कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज क्लासिफिकेशन, जो अभी तक हम करके आए, लॉजिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, एसवीएम, ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन वगैरह वगैरह, जितनी भी हमने चीजें करी, दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद जो हमें नेक्स्ट पार्ट शुरू करना है मशीन लर्निंग के अंदर, दैट इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। ठीक है, क्लस्टरिंग में क्या होता है, अगेन सेम डेटा है मेरे पास, ये पॉइंट्स आपको दिख नहीं रहे होंगे बट पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। थोड़ा सा वो कर सकता हूँ, रुको एक मिनट, ठीक है, थोड़े थोड़े पॉइंट दिख रहे हैं, है ना। तो दिस इज माय डेटा। अब मेरे को ना इसके अंदर कैटेगरीज खुद बनानी होती है, मेरे को बोला है 3 कैटेगरी बनाओ, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू कि भाई एक कुछ इस तरीके से कैटेगरी हो गई, एक इन वाले पॉइंट्स की कुछ इस तरीके से कैटेगरी हो गई, एक इन वाले पॉइंट्स की कुछ इस तरीके से कैटेगरी हो गई, ठीक है। इस तरीके से कैटेगरीज मैं खुद बनाता हूं, ठीक है, बात समझ आइए, क्लियर है। तो ये वाला काम कैसे करते हैं, इसको वैलिडेट कैसे करते हैं, क्या एल्गोरिथम्स होती है, सब कुछ हम बात करेंगे। ओके, क्लियर है, ये क्लस्टरिंग है पूरा। हाँ, फिर 3 फाइल दी होंगी ना, तीनों फाइल डाली, सिर्फ मशीन लर्निंग की डाली है, सिर्फ मशीन लर्निंग डाली है, कोई इशू नहीं। जो मशीन लर्निंग वाली फाइल है उसको डाउनलोड अपने पास कॉपी पेस्ट कर लो अपने लैपटॉप में। हाँ, और फिर उसको अपना गूगल कोलैब पे अपलोड कर लेना, गूगल कोलैब पे फाइल पे जाके ओपन नोटबुक वहां से अपलोड कर देना, ठीक है। तो दिस इज क्लस्टरिंग, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब इस क्लासिफिकेशन का तो जो यूज केस है आपको बहुत इजीली समझ आ रखा है, कहाँ कहाँ पे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लस्टरिंग कहाँ पे यूज होती है, मेरा पेन ड्राइव है, क्लस्टरिंग कहाँ पे यूज होती है, क्लस्टरिंग के 2 मेजर यूज केस होते हैं, ठीक है। एक तो डेटा सेगमेंटेशन में, डेटा सेगमेंटेशन क्या होता है, बस डेटा आया, मेरे को उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है, मेरे को मार्केटिंग कैंपेन चलाने हैं, मेरे को उनको कुछ प्रमोशनल ऑफर देने हैं, या किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को मेरे को हटाना है अपने प्लेटफॉर्म पे, तो कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकता है, बट मेरे पास सारे कस्टमर्स हैं, उनको मेरे को अलग अलग डिवाइड करना है, ठीक है। दूसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लस्टरिंग इज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। हम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आपका आगे चल के एआई वर्क करता है वो पूरा इसी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन वाले कंसेप्ट के ऊपर ही वर्क करता है। जितने भी एलएलएम्स हैं, जेमिनी, चैटजीपीटी वगैरह, वो सबका उनका जो यू कैन से फाउंडेशन है, फाउंडेशन जो क्लस्टरिंग की टेक्स्ट क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है वहीं से बनती है, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। एंड आप एआई के टर्म्स में किसी भी चीज को समझो, एलएलएम्स जो टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं,
या फिर वीडियो जनरेट हो रही है, या फिर ऑडियो जनरेट हो रही है, फोटो जनरेट हो रही है, कुछ भी जनरेट हो रहा है, सबसे पहले तो आप दे तो टेक्स्ट ही दे, मॉडल को टेक्स्ट तो समझ आना चाहिए। जो ये मॉडल को टेक्स्ट समझाने वाला पार्ट है, उसकी जो फाउंडेशन है, मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है जो वाला पार्ट, एग्जैक्टली यही नहीं यूज हो रहा है, बट जो फाउंडेशन है जिसके ऊपर वो चीज बिल्ड हुई है, वो यही है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि भाई मेरे पास बहुत, हर एक डेटा पॉइंट एक वर्ड है, ठीक है, मैं वर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डाल रहा हूँ। ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं मेरे। वैसे तो क्लस्टरिंग और भी जगह पे यूज हो सकती है, बट आपको क्लस्टरिंग सिखाई जाएगी, यूज केसेस आप खुद भी बना सकते हो। जो यूज केस पे हम वर्क करेंगे, दैट विल बी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लियर है, डन। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, विल मीट टुमारो। ओके, चलिए, थैंक यू। मैं क्लास लेते हुए 1 घंटा हुआ है सिर्फ, 1.5 घंटा हो गया ना शायद से, 1.5 हो गया ना, मैं 10:30 बजे शुरू किया था। यहाँ पे 1 ही घंटा दिखा रहा है संभव, 1 घंटा भी नहीं, 51 मिनट दिखा रहा है यहाँ पे सिर्फ। सॉरी, नहीं नहीं, ये रिकॉर्डिंग, ये तो मीटिंग टाइम ही दिखा रहा है ना। हम्म, ठीक है, जो भी है देख लेंगे। ठीक है, हाँ हो गया ना 10:30। चलो कोई नहीं, नहीं, मुझे क्या लगता है कि बीच में ना आधे घंटे बाद कोई नेटवर्क का इशू आया होगा, नेटवर्क के इशू के बाद ये रिकैलिब्रेट करके टाइमर रीस्टार्ट कर देता है, ये हो सकता है। मुझे क्या पता, जिसने जो बनाया उससे पूछो। चलो ठीक है, थैंक यू।